Assalamualaikum students. Welcome in the class of environmental chemistry. Today we are going to discuss a hazardous material analysis in the atmosphere. While in the previous lecture we have discussed about hazardous materials analysis in the lithosphere, that is in the soil. So let's begin. So atmospheric monitoring is particularly a difficult task. There are different hazards, there are different difficulties which are associated in order to get a representative sample. ठीक है, एक representative sample हासिल करने के लिए एटमॉस्फेयर का बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. क्यों? बिकॉज ऑफ वेरी लो लेवल्स ऑफ सब्सटेंसेस टू बी एनालाइज्ड, क्योंकि ज़ाहिर है एटमॉस्फेयर के अंदर गैशियस की फॉर्म में सब्सटेंसेस होंगे एंड दे कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और दूसरा क्या है कि उनके लेवल्स भी लो होते हैं, लेकिन इस लो लेवल में भी वो हैजर्ड्स कॉज करते हैं. तो एक तो मतलब इतने लो लेवल में होने के बावजूद वो हैजर्ड्स कॉज करते हैं और उनका एनालिसिस ज़रूरी है, और दूसरा वो लो लेवल के होने की वजह से सैंपल हासिल करना मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा शार्प वेरिएशंस आती हैं फ्लूटेंट लेवल में विद टाइम एंड लोकेशन, or differences in temperature and humidity. They also affect the level of substances to be analyzed and difficulties encountered in reaching desired sampling points. ठीक है, तो जाहिर है हर जगह जो है वो आप सैम्पलिंग पॉइंट्स पे नहीं पहुंच पाते एटमॉस्फेयर में, particularly those sustainability above the earth's surface. These conditions make the acquisition of representative atmospheric samples particularly challenging. So, because of all these difficulties, it is difficult to acquire representative atmospheric sample. The ideal atmospheric analysis techniques are those that work successfully without sampling. यानी सैम्पलिंग के बगैर ही वो एक्ट करती हैं और उसका ऑन टाइम एनालिसिस होता है. ठीक है, such as long path resonance absorption monitoring. So this is a method which can be used without sampling. For most analysis, however, various types of sampling these are required. So in order to avoid the sample collection, what can be done? That in case of very sophisticated monitoring systems, samples are collected and analyzed automatically, and the results are transmitted to a central receiving station. ठीक है, जिस तरह फ्लाई स्टेशन एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेवल्स को मॉनिटर करने के लिए भेजे हुए हैं, तो वो खलाई स्टेशन ऑटोमेटिकली डेटा कलेक्ट करते हैं. वसी पैमाने पर जो सैंपल होता है उसको एनालाइज करते हैं और रिजल्ट्स जो है वो ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं सेंट्रल रिसीविंग स्टेशन पे. लेकिन क्या है कि एक बैच सैंपल जो है वो भी कलेक्ट किया जाता है फॉर लेटर केमिकल एनालिसिस. जो मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है फॉर द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज सेडिमेंटेशन, बट दिस इज ओनली फॉर द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, नॉट फॉर द एनालिसिस ऑफ गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. तो पार्टिकल्स ज़ाहिर है सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो उनको सेडिमेंटेशन के तरीके से कि हम किसी भी जार के अंदर कोई लिक्विड वगैरह फॉर एग्जांपल भर के तो उसको हम एटमॉस्फेयर में रख देंगे और वो लिक्विड जो पार्टिकल्स हैं इन सेडिमेंट्स को अपने अंदर एंट्रैप कर लेंगे. ठीक है, जो जो इन पार्टिकल्स को इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंटेशन अपने अंदर एंट्रैप कर लेंगे और इस तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसका एक सैंपल हम कलेक्ट कर सकते हैं. So filtration is the most common technique for sampling particulate matter. So this is also a technique which is used for the sampling of particulate matter. तो इसके लिए क्या करते हैं, filters which composed of fritted or porous glass, porous ceramics, paper fibers, cellulose fibers, fiberglass, asbestos, mineral wool और plastic can be used. तो फिल्टर पेपर के ऊपर हम ये एडिशनली ये वाले मटेरियल लगा के तो उसको एक पोरस तरह का मटेरियल बना देते हैं. अब इस पोरस मटेरियल में आप देख सकते हैं ये सारे के सारे पोरस टाइप मटेरियल है. ठीक है, लाइक सेलुलोज फाइबर. तो इन पोरस मटेरियल का फायदा ये होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर होगा वो उनमें अटक जाएगा
और इस तरह से हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सैम्पलिंग जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर विच इज़ द मेम्ब्रेन फिल्टर विच यील्ड high flow rates with small, moderately uniform pores. Impingers, these, as the name implies, collect particles from a relatively high velocity air stream directed at a surface. तो एक तो हम मेम्ब्रेन फिल्टर भी यूज कर सकते हैं और इम्पिंजर्स हम यूज कर सकते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर है इसमें मॉडरेटली यूनिफॉर्म पोर्स होते हैं और ये हाई फ्लो रेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इम्पिंजर जो है वो भी हम यूज करते हैं एंड एज द नेम एम्प्लॉयज दिस मटेरियल, दिस apparatus, इट कैन कलेक्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रिलेटिवली हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, एयर को डायरेक्ट कर देते हैं इम्पिंजर्स के ऊपर और एयर के अंदर जितने भी पार्टिकुलेट मैटर होता है वो इस इम्पिंजर के ऊपर आ जाता है और इस तरह से इसकी सैंपल कलेक्शन हो जाती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। In the previous slide, we have discussed that how particulate matter sample can be collected from the atmosphere, and in this slide, we will see that how we can collect gaseous samples or the substances which are present in the vapor form in the environment. Sampling for vapors and gases may range from methods designed to collect only one specific pollutant to those designed to collect all pollutants। ठीक है, अब डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं। ऐसे मेथड भी हो सकते हैं जो सिर्फ तमाम के तमाम पोलूटेंट में सिर्फ एक पोलूटेंट गैस या वेपर्स को कलेक्ट कर सकें, या फिर इन तमाम को इकट्ठे करके भी सैंपल लिया जा सकता है। Essentially, all pollutants can be removed from an air sample cryogenically by freezing or by liquefying the air in collectors maintained at a low temperature। क्रायोजेनिकली का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को बाय मीन ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, असल में इससे क्या होगा, लिक्विड नाइट्रोजन से फॉर एग्जांपल एयर को लिक्विफाई होगी और फिर इसको फ्रीज किया जा सकता है। और जब फिर उन सैंपल्स को फ्रीजिंग सैंपल्स को हम लिक्विफाई करेंगे तो एयर को जब हम पहले लिक्विफाई करेंगे फिर सॉलिडिफाई वो हो जाएगी क्रायोजेनिकली, तो उसके अंदर जितने भी ज़ाहिरा गैशियस हैं वो एंट्रैप हो चुकी होंगी। ठीक है, कलेक्टर्स के अंदर, और फिर उसको हम बाद में चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन इन अ सॉल्वेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम बबलिंग द गैस थ्रू अ लिक्विड, दिस कैन बी यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ गैशियस फ्लूटेंट्स। तो गैस को हम लिक्विड के अंदर बबलीफाई करेंगे और उससे भी जाहिर है जो गैशियस सैंपल्स को कलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एडजॉर्प्शन हम यूज कर सकते हैं इन विच अ गैस कोलेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द कलेक्शन ऑफ सैंपल्स to be analyzed by gas chromatography. So in this way, gas chromatography can be used for the analysis of gaseous samples which are adsorbed on the surface of a solid। ठीक है, और फिर मतलब ये गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होगी और कॉलम के अंदर जो गैस एडजॉर्ब हुई होगी जो सॉलिड जिस पे स्टेशनरी फेज होगी, तो इस तरह से हम उस गैशियस सैंपल में किस तरह के गैशियस पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं जीएससी के जरिए उसे हम डिटरमिन कर पाएंगे। So how we can measure the oxidants which are present in the environment? So in this slide we will cover the analysis of oxidant by means of classical method. The atmospheric oxidants that are commonly determined, they include ozone, hydrogen peroxide, organic peroxide and chlorine. So these are the atmospheric oxidant, and we know that all these substances, they are present in low or higher concentration in the atmosphere. So the classical method, the classical manual method for the analysis of oxidants is based upon their oxidation of iodine ion followed by स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है,
तो एक्चुअली क्या होगा कि ये वाले ऑक्सीडेंट्स जैसे ओजोन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स हैं, वो ऑक्सीडाइज करेंगे आयोडीन को, ठीक है, और आयोडीन के साथ रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, विच विल बी अ कलर्ड प्रोडक्ट, ये कलर्ड प्रोडक्ट होगी। और इस कलर्ड प्रोडक्ट को हम फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली नियर द विजिबल रीजन हम मेजर कर सकते हैं, विच इज 352 नैनोमीटर, ठीक है। तो होता क्या है, सैंपल जो है एटमॉस्फेयर का उसको कलेक्ट किया जाता है, 1% पोटाशियम आयोडाइड बफर्ड एट pH 6.8, सो दिस इज एसिडिक pH, ऑल्दो स्लाइटली एसिडिक। अच्छा जी, अब इसमें 1% पोटाशियम आयोडाइड विच इज बफर्ड एट pH 6.8, उसमें हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, और उसमें उससे क्या होता है कि हमारे पास ये जो आयोडाइड आयन प्रेजेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और ये वाला रिएक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव ओजोन +2 हाइड्रोजन आयन +3 I माइनस, और इसमें ये वाला ट्रिपलेट आयोडाइड जो है आयन वो प्रोड्यूस होता है I3 माइनस एंड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है। तो ये वाला जो आयन है I3 माइनस, ये कलर्ड आयोडीन आयन प्रोडक्ट, दिस वन ये प्रोड्यूस होता है, और इसकी कलर्ड आयोडीन आयन प्रोडक्ट जो है इसको मेजर किया जा सकता है, इसकी एब्जॉर्बेंस को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली एट 352 नैनोमीटर। So this is the classic method of measurement in which we can quantify the amount of pollutants present in the environment. So the method which we have used in the previous slide, in this method it is assumed that all the pollutants they are present in terms of ozone, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ ओजोन ही पोल्यूटेंट के तौर पर एक्ट करे जो कि आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। देयर आर अदर ऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट लाइक PAN which is peroxyacyl nitrate, and this is a powerful pollutant which can affect our eyes as well as respiratory tract, ठीक है। तो ये आइस को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बहुत हार्मफुली इफेक्ट करता है, और ये उसी एफिशिएंसी के साथ रिएक्ट करता है एज ओजोन, ठीक है। Although it should be noted, iodine ion as shown in the above reaction can be used to determine oxidants in a concentration range of limited response to the method, and the reducing substances interfere seriously. ओके, अच्छा, ये तो इस मेथड का ड्रॉबैक है, लेकिन जो मेथड आजकल यूज किया जा सकता है ऑक्सीडेंट एनालिसिस के लिए, दिस इज केमी लेम्यूनिसेंट रिएक्शन। अच्छा, अब ये जो केमी लेम्यूनिसेंट रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन बिटवीन ओजोन एंड इथिलीन। द रिएक्शन emits light at a maximum intensity at 435 नैनोमीटर। तो इस रिएक्शन में जब ओजोन इथिलीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन लाइट अमिट करता है जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है 435 नैनोमीटर पे। तो इस इंटेंसिटी ऑफ अमिटेड लाइट दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ ओजोन। तो अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस वेवलेंथ पे मेजर कर सकें तो उससे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि ओजोन का लेवल एटमॉस्फेयर के अंदर कितना है। In this slide, we will see how we can determine hydrocarbons and organics. It will be basically volatile organic substances which are present in the atmosphere. So, monitoring of hydrocarbons in atmospheric samples takes advantage of very high sensitivity of hydrogen flame ionization detector to measure this class of compound. So in this case, in the flame photometer, we use hydrogen flame ionization detector, and in this way we can measure hydrocarbon particulate matter present in the atmosphere. Known quantities of air are run through the flame ionization detector. तो हम flame ionization detector में 4 to 12 times per hour, ठीक है, एयर की नॉन क्वांटिटी 4 से 12 दफ़ा हम गुजार सकते हैं पर आवर फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर में, विच विल प्रोवाइड अ मेजर ऑफ टोटल हाइड्रोकार्बन कंटेंट।
Okay, so in some cases it is important to have a method to determine individual organics because of their toxicities. अब देखें हम ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है volatile organic species which are present in the atmosphere, we can determine these as a whole, or sometime we also need to determine individual organics uh, because of their toxicities as well as their ability to form photochemical smoke. ठीक है, तो जो स्पीशीज इंडिविजुअली इन्वॉल्व हों फोटोकेमिकल स्मोक के लिए उसको भी इंडिविजुअली उसका डिटरमिन किया जाना जरूरी है, which is used as an indicator of photochemical smoke and as means of tracing sources of pollution. So numerous techniques have been published for determination of organic compounds in atmosphere. For example, a whole air sample can be collected in Tadler bags. ठीक है, air sample को हम Tadler bags में these are specific types of bags which are used for the collection of air samples. और फिर एयर सैंपल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक एनालाइट्स होंगे उनको कंसंट्रेट किया जाएगा क्रायोजेनिकली एट -180 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पिछली स्लाइड में भी बताया था क्रायोजेनिकली, जब क्रायोजेनिक कंडीशंस की बात होती है तो इसका मतलब है कि हम लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं एयर सैंपल को पहले लिक्विफाई और फिर फ्रीज करने के लिए। Yeah, so this is a very low temperature, that is -180 degree centigrade. So liquid nitrogen can create this low temperature और एयर बैग्स के अंदर जो एयर सैंपल है वो इस लिक्विड नाइट्रोजन के जरिए क्रायोजेनिकली फ्रीज किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर उसको थर्मली डिसॉल्व किया जाता है, यानी फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है और वो गैशियस सैंपल्स जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और उनको मेजर किया जाता है विद हाई रेजोल्यूशन capillary column gas chromatography. So this is the technique which we use for the measurement of dissolved material from the liquid samples, that is high resolution capillary column gas chromatography. इस लेक्चर के शुरू में हम ये डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टिकुलेट मैटर का सैंपल हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, एंड नाउ वी विल सी दैट हाउ वी कैन एग्जामिन दिस पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो इस पार्टिकुलेट मैटर को हम किस तरह से एग्जामिन कर सकते हैं। दिस इज एन इक्विपमेंट which we can use for the determining the quantity of total suspended particulate matter in the atmosphere. And this device we call it as high volume sampler. On the next slide we will see it shortly. And this consists of a glorified vacuum cleaner that draws air through a filter. तो ये वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है और ये एयर को सक करता है, राइट। और इसके अंदर जैसे ही एयर एंटर होती है तो ये एक फिल्टर में से गुजरती है और ये वाला जो सैम्पलर है इसको हम एक शेल्टर के अंडर प्लेस करते हैं और वो शेल्टर क्या करता है, शेल्टर के नीचे फिल्टर्स लगे होते हैं। जैसे ही एयर शेल्टर के अंदर दाखिल होती है तो वो फिल्टर में से गुजरती है। अब वो फिल्टर जो है दिस एक्सक्लूड्स प्रेसिपिटेशन, यानी वो प्रेसिपिटेशन जो भी एयर के अंदर सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसको प्रेसिपिटेट कर देता है। वो पार्टिकल्स साइज के लिहाज से या तो फिल्टर के ऊपर रह जाते हैं या अंदर चले जाते हैं। तो एंड पार्टिकल्स लार्जर देन अबाउट 0.1 मिलीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स जिनका साइज 0.1 मिलीमीटर से ज्यादा होता है वो फिल्टर के ऊपर रह जाते हैं और बाकी फिल्टर के अंदर चले जाते हैं, फेवरिंग कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स अप टू 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और इससे क्या होता है कि फिल्टर के ऊपर जो है इतने माइक्रोमीटर तक पार्टिकल्स जो हैं वो कलेक्ट हो सकते हैं, विच इज 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। These devices efficiently collect particles from a large volume of air, typically 2000 meter cube, and typically over a 24-hour period. ठीक है, so यानी इतने हाई वॉल्यूम एयर को 24 आवर में ये ट्रीट कर सकती है।
So this we have high volume sampler. Okay, as you can see, we have the filters under this shelter. Here you can see filter and assembly. So this is the shelter here, or this is the shelter here. So air is blown, it goes through the shelter, and then it passes through these filters. अब एयर का फ्लो जो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय मीन ऑफ दिस ब्लोअर मोटर, और यहाँ पर एक्चुअली एक वैक्यूम पंप लगा होता है। अब वैक्यूम पंप यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करता है, और इस वजह से यहाँ से एयर अंदर की तरफ मूव करती है। और जब वो अंदर की तरफ मूव करती है तेजी से, तो जो पार्टिकल साइज, यानी ये फिल्टर जो है ना, इसका पार्टिकल साइज, इसका पोर साइज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो फिल्टर के अंदर पोर साइज जाहिर है जितना छोटा होगा पोर साइज फिल्टर के अंदर, तो हवा के अंदर उतने ही माइन्यूट जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो इस फिल्टर के ऊपर रह जाएंगे, और जो पार्टिकल्स इसके पोर साइज से जिनका साइज कम होगा वही यहाँ पर अंदर जा सकेंगे। ठीक है, so it works like a vacuum cleaner. Air sucked in from top passes through a filter, filtered, weighed before and after to measure total suspended particles. So ये फिल्टर पेपर को वे किया जाता है बिफोर एंड आफ्टर, और इससे फिल्टर पेपर के वजन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स एयर के उस मास के अंदर प्रेजेंट है। होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इफ एनी प्रॉब्लम you are very welcome to ask. In this slide, we will discuss a bit more about the filters which we use in high volume sampler. The filters used in high volume samplers, these are usually composed of glass fibers. वो glass fibers के बने होते हैं ये filters, and have a collection efficiency that is at least 99% for particles with 0.3 micrometer diameter. ठीक है, तो अब देखें इनकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है, मतलब इन फिल्टर्स की। एक तो ये ग्लास फाइबर के बने होते हैं, और उन ग्लास फाइबर्स के अंदर इतने बारीक बारीक पोर्स होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एयर के अंदर जो पार्टिकल सस्पेंडेड हैं उनका साइज 0.3 माइक्रोमीटर डायमीटर तक है, तो 99% एफिशिएंसी होती है इन फिल्टर्स की कि वो उन पार्टिकल्स को अपने ऊपर रिटेन कर सकें। ठीक है, तो उनको कलेक्ट कर सकें एक्चुअली। यानी दो तरह के एक्चुअली पार्टिकल्स होंगे। एक तो ये है कि जिनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होगा वो तो इन ग्लास फाइबर्स के, इन फिल्टर्स के ऊपर ही रह जाएंगे। ठीक है, और एक ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज छोटा होगा, तो ये वाले फिल्टर्स इनको अपने अंदर कलेक्ट कर लेंगे। Particles with diameters exceeding 100 micrometer remain on the filter surface, as I have said. तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 100 माइक्रोमीटर है, अब 100 माइक्रोमीटर इज आल्सो क्वाइट अ स्मॉल साइज। ठीक है, तो एनीवेज, तो जिनका 100 माइक्रोमीटर तक साइज है वो फिल्टर की सरफेस पे ही रह जाएंगे, whereas particles with diameter down to approximately 0.1 micrometer are collected on the glass fibers in the filters. ठीक है, तो जिनका साइज काफी छोटा होता है यानी 0.1 माइक्रोमीटर तक, तो वो ग्लास फाइबर्स के ऊपर जो फिल्टर के अंदर लगे होते हैं उनके ऊपर कलेक्ट किए जाते हैं। सो इन दिस वे वी हैव टू कंडीशंस हियर। द फर्स्ट वन इज कि अगर तो पार्टिकल साइज 100 माइक्रोमीटर से ज्यादा हो, तो एयर की जो क्वांटिटी हाई वॉल्यूम सैंपलर में ब्लो की जाएगी उस क्वांटिटी में 100 माइक्रोमीटर वाले पार्टिकल फिल्टर की सरफेस के ऊपर ही रह जाएंगे, जबकि जिनका साइज 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर ये 0.3 माइक्रोमीटर तक होगा, तो वो उस फिल्टर के अंदर जो ग्लास फाइबर्स हैं उनके अंदर कलेक्ट कर लिए जाएंगे। Efficient collection is achieved by using very small diameter fibers less than 1 micrometer for the filtered material. तो एफिशिएंट कलेक्शन जो है मतलब बहुत अच्छी किस्म की कलेक्शन हम अचीव कर सकते हैं अगर हम फाइबर्स बहुत ही स्मॉल डायमीटर के अचीव करें और यूज करें, और उससे क्या होगा कि लेस देन 1 माइक्रोमीटर मटेरियल जो है उसके अंदर रिटेन किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक साइज है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर तक, लेकिन जो अपर लिमिट है उसकी क्या है कि 1 माइक्रोमीटर फिल्टर मटेरियल तक पार्टिकल्स जो हैं उन फिल्टर्स के ऊपर जो हम सॉरी उन ग्लास फाइबर्स के ऊपर जो हम फिल्टर में यूज करते हैं तो उसके ऊपर इसको कलेक्ट किया जा सकता है। जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं लाइक 100 माइक्रोमीटर, वो तो उन इन फिल्टर्स के ऊपर वाली सतह पर ही रह जाएंगे,
फिल्टर्स के अंदर ग्लास फाइबर्स लगे होते हैं जो कि छोटे पार्टिकल्स को रिटेन करने के लिए यूज होते हैं। जो प्रेफरेबल रेंज है वो है 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर, बट इवन अप टू 1 माइक्रोमीटर जो है जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर, उसको ये ग्लास फाइबर्स जो इन फिल्टर्स के अंदर लगे हुए हैं उनको वो रिटेन कर सकते हैं। So this is most useful for determining total levels of particulate matter. तो total level जो particulate matter है, यानी इसमें अलग-अलग particles जो हैं उनको हम measure नहीं कर सकते, बल्कि total level को हम measure कर सकते हैं। तो prior to taking the sample, the filter is maintained at 15 to 35 degree centigrade at 50% relative humidity for 24 hours, then weighed। ठीक है, तो असल में हम क्या करते हैं कि सैंपल लेने से पहले जो फिल्टर हम सैंपलर के अंदर लगाते हैं उसको 24 आवर के लिए हम 15 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं एट 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो आप कह सकते हैं कि हम एक जार ले लेते हैं, उसमें हम वो पर्टिकुलर सोल्यूशन डाल देते हैं, साल्ट का सोल्यूशन, जिसमें हम 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो अचीव कर सकते हैं 24 आवर के लिए, और उसमें हम फिल्टर को रखते हैं एट 15 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आफ्टर 24 आवर्स वी मेजर इट्स वेट। हम उसका वेट जो है मेजर कर लेते हैं और उस वेट को हम नोट कर लेते हैं। अच्छा जी, फिल्टर को हम प्रिपेयर करते हैं अंडर द कंडीशंस विच आई हैव मेंशन्ड ऑन द प्रीवियस स्लाइड। और फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम सैम्पलर के ऊपर लगा देते हैं और फिर सैंपल हम कलेक्ट करते हैं फॉर 24 आवर। फिर हम उस फिल्टर को रिमूव करते हैं और फिर उस फिल्टर को हम 24 आवर्स तक उन्हीं कंडीशंस पे रखते हैं जिन कंडीशंस पे हम उसको सैंपल लेने से पहले हमने रखा था। ठीक है, द फिल्टर इज देन वेड। फिर उस फिल्टर का वे किया जाता है, उसको वे किया जाता है एंड द क्वांटिटी ऑफ पार्टिकुलेट मैटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कैलकुलेटेड। सो बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस, यानी पहले हमने फिल्टर का वेट किया था बिफोर इंसर्टिंग इट इन द सैम्पलर, और फिर सैंपल लेने के बाद हमने जो भी पार्टिकुलेट मैटर उसके ऊपर कलेक्ट हुआ, फिल्टर प्लस पार्टिकुलेट मैटर, तो उसमें से अगर हम पहले फिल्टर का वेट जो हमने नोट किया था वो निकाल देंगे तो जाहिर है जितना भी पार्टिकुलेट मैटर उसके ऊपर कलेक्ट हुआ है तो वो हमारे पास वेट आ जाएगा। सो साइज सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स कैन बी अचीव्ड बाय फिल्ट्रेशन थ्रू सक्सेसिवली स्मॉल फिल्टर्स इन अ स्टैग्ड फिल्टर यूनिट। वाओ, सो दिस इज ग्रेट एक्चुअली। तो इसके मजीद मतलब स्क्रीनिंग जो भी पार्टिकल्स हमारे पास इस फिल्टर के अंदर कलेक्ट हुए हैं, अगर हम उनकी मजीद स्क्रीनिंग करना चाहते हैं तो हम एक स्टैक्ड फिल्टर यूनिट यूज कर सकते हैं, जिसमें जो ग्लास फाइबर्स हम यूज करेंगे उसका जो पोर साइज है वो डिफरेंट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स डिफरेंट ग्लास फाइबर्स के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे और इस तरह से हम साइज सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स अचीव कर सकेंगे। So apart from the analysis which I have mentioned on the previous slide, a number of chemical analysis techniques they can also be used, ठीक है, for the characterization of atmospheric pollutants, and these include atomic absorption, inductively coupled plasma techniques। इसके अलावा हम एक्सरे फ्लोरेसेंस यूज कर सकते हैं, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस यूज करते हैं, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स फॉर फ्लोराइड एनालिसिस हम यूज कर सकते हैं। इनमें से ये जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और ये न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, ये तो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। Then we have another method which we can use for the analysis of atmospheric sample, which is chemical microscopy. Chemical microscopy, this is an extremely useful technique for the characteristic of atmospheric particles, either visible or electron microscopy. This can be employed. Actually this electron microscopy, this is highly state of the art technique। जबकि ये जो विजिबल माइक्रोस्कोप है ये तो सिंपली हम अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की लैब्स में यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पार्टिकल मॉर्फोलॉजी एंड शेप टेल द एक्सपीरियंस्ड वर्कर
as a great deal about the material being examined. तो इसके लिए हमें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड किस्म का वर्कर चाहिए होता है जो कि माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड ऑल द डिटेल्स द एनालिस्ट मस्ट नो। और इससे हमें पार्टिकल की जो भी मॉर्फोलॉजी है यानी पार्टिकल की जो शेप होती है उससे भी वो एग्जामिन जो भी पार्टिकल मॉर्फोलॉजी उसकी एक्सटर्नल शेप से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, माइक्रोकेमिकल टेस्ट एंड अदर टेक्निक्स दे कैन बी एम्प्लॉयड टू फर्दर कैरेक्टराइज द मटेरियल्स बीइंग एग्जामिन्ड। Microscopy can be used for determining the level of specific kind of particles and for determining particle size. तो ये particle size, इसके अलावा specific kind of particle के लिए माइक्रोस्कोपी से हम determine कर सकते हैं। This is the equipment microscope we use in particle microscopy or chemical microscopy. So, thank you very much for watching this video. Hope you have enjoyed. So, if you have understood, uh, please subscribe, like and share so that others may also be benefited from it. Thank you very much. Allah Hafiz.